प्यारे बच्चों, आज के इस हिंदी शिक्षण कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इन्हें जरा गौर से देखो। कौन है ये? हाँ, हमारे परम पूज्य बापूजी यानी कि महात्मा गांधी और उनके साथ हैं चाचा नेहरू। चाचा नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ मिलकर अपना सब कुछ उत्सर्गीकृत कर दिया था। और इतना ही नहीं, इन्होंने जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तो पंचवर्षीय योजना के तहत उड़ीसा में आज जो पारादीप बंदरगाह है, जहाँ से विदेशों के साथ वाणिज्य व्यवसाय हो रहा है, और उड़ीसा का जो हीराकुद डैम है जहाँ से भारी मात्रा में बिजली की उत्पन्न होती है, ये उन्हीं की ही देन है। बच्चों, इन्हें तुम अच्छे तरह से जानते होगे, हम सब जानते हैं, क्योंकि हर साल हम इनका जन्मदिन मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में, क्योंकि ये बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए इनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू एक प्रख्यात वकील थे। बच्चों, नेहरू जी इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर भारत लौटने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में अपने को शामिल हो गए कर दिया था। अनेक बार जेल गए, कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, गांधी जी के प्रमुख अनुयायी रहे। वे अपने को दक्ष प्रशासक, राजनीतिज्ञ तथा सफल लेखक के रूप में प्रतिष्ठित कर पाए थे। आज जो चर्चित है विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज, पिता का पत्र, पुत्री के नाम और मेरी कहानी, ये सारी प्रसिद्ध रचनाएं इन्हीं की ही है। अपनी रचनाओं के द्वारा उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और नई दिशा भी दी थी। बच्चों, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू महान स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों अनेक बार जेल गए थे। अपने जेल जीवन के दौरान नेहरू जी ने आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं का अच्छा अध्ययन किया। उन्होंने आसपास रहने वाले जीव जंतुओं को निरीक्षण भी किया। अपने इस अनुभव को सहृदयता के साथ सरल और सजीव भाषा में आत्मकथा मेरी कहानी में इन्होंने वर्णन किया। आज हम इसी से संबंधित जेल में मैं मेरे मित्र प्रबंध पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रबंध में नेहरू जी ने जो अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के कई जेल में ठहरे थे, जिनको अंग्रेजों ने जेल भेजा था, तो उन जेलों में से उन्होंने कैसे अपने आप को मित्र बनाया कुछ जानवरों के साथ, उसके बारे में चर्चा की है। तो चलिए अब हम चलते हैं जेल में मेरे मित्र विषय को पढ़ने। देखो, यहाँ लेखक कहते हैं कि मैं देहरादून जेल की उस कोठरी में लगभग 14.5 महीने रहा। मुझे लगने लगा कि जैसे यह मेरा ही घर हो। मैं उसके कोने कोने से परिचित हो गया। सफ़ेद दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु को मैं पहचानने लगा था। जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण हम प्रकृति के अधिक निकट हो चले गए। अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को हम बड़े ध्यान से देखते थे। मैंने अनुभव किया कि मेरे यह शिकायत उचित न थी कि मेरा आंगन सूना और उजड़ा हुआ है। मैंने पाया कि वह तो जीवों से भरा हुआ था। ये सब रेंगने, फिसल कर चलने और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े मेरे दैनिक जीवन में बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए हुए रह रहे थे। ऐसा कोई कारण न था कि मैं उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता।
हाँ, खटमलों, मच्छर और मक्खियों से मुझे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। जहाँ पर वृक्ष थे वहाँ गिलहरियों के झुंड मजे से घूमते रहते। गिलहरियाँ बिल्कुल न डरती और साहसपूर्वक हमारे पास आ जाती थीं। वे इधर से उधर भागती मानो एक दूसरे से आगे बढ़ने का खेल खेल रही हूँ। मुझे उनकी अटखेलियाँ देखने में बड़ा आनंद आता। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं। जो कि एक शब्द है रेंगना। रेंगना का अर्थ है धीरे धीरे चलना। चींटी कीड़े जैसे चलते हैं ना, उसे रेंगना कहा जाता है। एक शब्द और है यहाँ पे निरंतर। निरंतर अर्थात लगातार। और एक शब्द है अटखेलियाँ। अटखेलियाँ का अर्थ है खेल कूद। तो बच्चों, पंडित जी क्या कहते हैं यहाँ? पंडित जी कहते हैं कि स्वतंत्र आंदोलन के दौरान बहुत बार जेल गए थे। तो इस समय भिन्न भिन्न जेलों में रहकर उन्होंने जीव जंतुओं के बारे में जो अनुभव मिला था उसका विवरण कर रहे हैं। पंडित नेहरू देहरादून जेल में प्राय 14.5 महीना रहे थे। इतने लंबे समय तक वहाँ रहने के कारण उनको देहरादून जेल अपना घर जैसे लगता था। वे दीवारों, छत, कड़ियों के प्रत्येक अंश से परिचित हो गए। देखो, यह है देहरादून जेल का दृश्य। यहाँ पे नेहरू जी ठहरे थे। उनको पहले लगता था कि उनकी कोठरी बिल्कुल उजड़ी हुई है, पर ध्यान से देखने से पता चला कि उनका आंगन सूना नहीं। वहाँ तरह तरह के कीड़े मकोड़े रहते थे। उनमें से कोई रेंगता था तो कोई फिसल कर चलता था। कई उड़ने वाले कीड़े भी थे। नेहरू जी और ये कीड़े मकोड़े कोई किसी को नहीं छेड़ते थे, पर खटमल, मच्छर और मक्खियों से उन्हें परेशान जरूर करते थे। तो बच्चे बताओ कि देहरादून जेल नेहरू जी को किस तरह अपना घर मालूम होने लगा? हाँ, नेहरू जी देहरादून जेल में लगभग 14.5 महीना रहे। वे दीवारों, छत, कड़ियों के प्रत्येक अंश से परिचित हो गए। इतने लंबे समय तक रहने के कारण वे जेल के कोने कोने से परिचित हो गए। इसलिए देहरादून जेल उन्हें अपना घर जैसा मालूम होने लगा। अब बताओ बच्चों, खटमलों, मच्छर और मक्खियों से नेहरू जी को क्यों निरंतर युद्ध करना पड़ता था? हाँ, जो कीड़े मकोड़े नेहरू जी के दैनिक जीवन में किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए बिना रहते थे, नेहरू जी भी उनसे छेड़छाड़ नहीं करते थे। खटमल, मच्छर और मक्खियाँ नेहरू जी को परेशान करते थे। इसलिए नेहरू जी को उनसे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। तो बच्चों, जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण नेहरू जी को क्या अनुभव हुआ? हाँ, जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण नेहरू जी प्रकृति के निकट हो गए। सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को देखकर उन्हें अनुभव हुआ कि उनका आंगन सूना और उजड़ा हुआ नहीं, वरन जीवों से भरा हुआ है। अब एक प्रश्न बच्चे बताओ, गिलहरियों के बारे में नेहरू जी ने क्या लिखा है? गिलहरियों के बारे में नेहरू जी ने लिखा है कि जहाँ वृक्ष थे वहाँ गिलहरियों के झुंड मजे से घूमते रहते थे। वे बिल्कुल नहीं डरती थीं, साहस करके उनके पास आ जाती थीं। उनके अटखेलियाँ देखने में नेहरू जी को बड़ा आनंद आता था। लखनऊ जेल में एक गिलहरी आकर उनकी गोद में बैठ जाती थी। उन्हें दूसरों से मिलकर गिलहरी के 3 छोटे बच्चों को दूध पिलाकर बचा लिया था। आगे पढ़ते हैं। लखनऊ जेल की बात है। घंटों बिना हिले डुले बैठा पढ़ता लिखता रहता। एक गिलहरी मेरे पैरों के पास से चढ़कर गोद में आ बैठती थी और मेरे मुंह की ओर देखने लगती थी। वह मेरी आंखों की ओर गौर से देखती थी और अनुभव करती थी कि मैं वृक्ष नहीं हूँ। वह मुझे क्या समझती रही मैं नहीं बता सकता। जरा सा हिलता कि वह भयभीत होकर भाग खड़ी होती। कभी कभी गिलहरियों के छोटे बच्चे पेड़ों से नीचे गिर जाते थे। उनकी माताएं उनके पीछे दौड़ी हुई आती और उन्हें गेंद की तरह अपने मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती थी। कभी कभी बच्चे खो भी जाया करते थे। हमारे एक साथी ने इस प्रकार गिलहरियों के खोए हुए 3 बच्चों को पाल रखा था।
एक दिन मैंने कुछ शोर सुना, हाय हाय, ये गिलहरी के नन्हे नन्हे बच्चे कहीं मर नहीं ना जाएं। मैं उधर गया तो देखा कुछ कैदी खड़े अरे अरे हाय हाय कर रहे थे। मैंने उन बच्चों को देखा तो निश्चित हो गया वे जीवित थे। मैंने कहा, तुम सब इन बच्चों को घेरे खड़े हो, इनकी माँ इन्हें लेने कैसे आ सकती है? चलो हम बरामदे में बैठकर देखते हैं। मैंने कैदियों को बुलाया कि मैं रोज इन गिलहरियों को देखता हूँ, कई बार इनके बच्चे वृक्ष की टहनी से नीचे गिर जाते हैं। इनकी माताएं फुर्ती से नीचे आती हैं, बड़े ध्यान से इन्हें गेंद की तरह गोल गोल कर मुंह में दबा लेती हैं और फिर पेड़ पर ले जाती हैं। संध्या का समय था, धीरे धीरे रात होने लगी, परंतु माँ गिलहरी न आई। मैं चिंतित हो उठा, कुछ तो करना होगा। कैदी उन बच्चों को उठाकर मेरी कोठरी में ले आए। पांडे जी आते ही बोले, ये बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, न तो ये पत्ते चबा सकते हैं और न ही इन्हें रोटी का चूरा खिलाया जा सकता है, कैसे जीवित रखा जाएगा? एक दूसरे ने सुझाव दिया कि इन्हें बोतल से दूध पिलाया जाए, पर कैसे? जेल में बोतल कहाँ? फिर वे इतने छोटे थे कि बोतल से तो दूध पी न सकते थे। उनका पालन पोषण करना कठिन समस्या बन गई थी। सब सोच में पड़ गए थे कि मेरी दृष्टि पेन में स्याही भरने वाली नली पर पड़ी। मैंने नली को उठाया और सबको दिखाते हुए कहा, इसे बनाते हैं बोतल। फिर शुरू हुआ नली से दूध पिलाने का प्रयास, पर नली से दूध की बूंद कभी बच्चों की नाक पर गिरती और कभी जमीन पर। कभी बच्चे मुंह ही न खोल पाते और कभी हम नली को स्थिर न कर रख पाते। सब परेशान थे कि जल्दी ही दूध न पिलाया गया तो ये बेचारे मर जाएंगे। जेलर राम प्रसाद जी भी यह सब देख रहे थे। उनके मन में कोई विचार कौंधा और वे भागते हुए वहाँ से चले गए। क्षण भर में हाथ में रुई लिए आए, नली में दूध डाला, उस पर रुई लपेटी। रुई दूध से गीली हो गई और गिलहरी का नन्हा बच्चा रुई चूसने लगा। चूस चूस कर बच्चे ने नली का पूरा दूध पी लिया। इसी तरह बाकी दोनों बच्चों को भी दूध पिलाया गया। तो हम सब इतने प्रसन्न थे मानो विश्व जीत लिया हो। अब ये तीनों बच्चे हमारे जेल परिवार के चहेते सदस्य थे। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द भी हैं। एक शब्द है टहनी। टहनी का अर्थ है पेड़ की डाली। पेड़ की डाली यानी शाखा, इसको टहनी कहा जाता है। एक शब्द है कौंधा। कौंधा मतलब बिजली की चमक, उसको कौंधा कहा जाता है। और एक शब्द है घोंसला। घोंसला तो तुम सब जानते हो कि जैसे नीड या बसेरा जिसको कहा जाता है, इसे ये है घोंसला। और एक बैरक। बैरक एक ऐसा चीज़ है जो जेल खाने में ही होता है, लंबा कमरा होता है, उसको बैरक कहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक हमें बता रहे हैं कि लखनऊ जेल में जब वो थे तो जेल में पेड़ों पर गिलहरियां रहती थीं। वे बड़े मज़े में तेज़ी से भागती थीं। लगता था एक दूसरे के आगे निकल जाने का खेल खेल रहे हों। पंडित नेहरू के निश्चय होकर पढ़ते लिखते समय एक गिलहरी बिना किसी भय से आकर उनके गोद में बैठ जाती थी। ध्यान से उन्हें देखती थी। लगता था उसने अनुभव किया कि लेखक पेड़ नहीं है। लेखक के जरा सा हिल जाने से वह भय से भाग जाती थी। जब गिलहरियों के बच्चे छोटे थे, पेड़ों से नीचे गिर जाते थे, तब माताएं दौड़ आती थीं और उन्हें गेंद की तरह गोल करके मुंह में दबाकर ले जाती थीं। देखो, ये गिलहरी के बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं गिलहरियों के। तो कभी कभी बच्चे खो भी जाते थे, ये गिर कर कभी खो भी जाते थे। लेखक के एक मित्र ने ऐसे खोए हुए 3 बच्चों को पास रखा था। एक बार गिलहरी के 3 नन्हे नन्हे बच्चे नीचे गिर पड़े थे। सब कैदी इनके जीवित रहने के लिए चिंतित थे। लेखक ने कैदियों से कहा कि इन्हें छोड़कर हम दूर जाकर बरामद में बैठकर देखेंगे कि कब इनकी माँ गिलहरी आकर इन्हें उठा लेती है। पर धीरे धीरे रात होने लगी, लेकिन माँ गिलहरी नहीं आई। लेखक चिंतित हो उठे।
दूसरे कैदी इस बच्चों को लेकर कमरे में आ गए। उनके एक साथी पांडे ने चिंता व्यक्त की कि बच्चे पत्ता चबा नहीं सकेंगे या रोटी का चूरा भी नहीं खा सकेंगे। एक दूसरे ने बोतल से दूध पिलाने का सुझाव तो दिया, पर वहाँ न बोतल थी, न बोतल से दूध पीने के लायक थे ये बच्चे। तब लेखक की दृष्टि स्याही भरने वाली एक नली पर पड़ी। उनके सुझाव से उसी में दूध भरकर बच्चों को पिलाने का प्रयास किया गया, पर बच्चे मुंह न खोल पाते थे, न पिलाने वाले नली को स्थिर रख पाते थे। इसलिए दूध कभी उनके नाक पर तो कभी जमीन पर गिरता था। सभी परेशान हो गए। इसी समय जेलर रामप्रसाद को एक उपाय सूझा। वे रुई लाए, नली में दूध डाले, नली की चारों ओर रुई लपेटी। अब दूध से रुई गीली हो गई। एक बच्चा गीली रुई से दूध चूसने लगा। बाकी 2 बच्चों को इसी तरह दूध भी पिलाया गया। अब ये गिलहरी के 3 बच्चे सबके प्यारे बन गए। अब समझ में आया बच्चों? तो बताओ तो गिलहरी के बच्चों को बचाने का क्या उपाय किया गया? हाँ, गिलहरी के बच्चों को बचाने के लिए दूसरे कैदी उन्हें नेहरू जी के कोठरी में ले आए। जब पांडे ने चिंता जताई कि ये पत्ता नहीं चबा सकेंगे, नहीं रोटी का चूरा खा सकेंगे, तब दूसरे ने सुझाव दिया कि उन्हें बोतल से दूध पिलाया जाए। अंत में दूध भरी नली की चारों ओर रुई लपेटकर उन्हें दूध पिलाया गया। अब बताओ गिलहरी के नन्हे बच्चों को किस तरह दूध पिलाया गया? पहले स्याही भरने वाली नली में दूध भरकर गिलहरी के नन्हे बच्चे को दूध पिलाने का प्रयास विफल हुआ। तब दूध भरी नली के चारों ओर रुई लपेटने से बच्चे गीली रुई से दूध चूसकर पीने में समर्थ हुए। इस प्रकार गिलहरी के नन्हे बच्चों को दूध पिलाया गया। अब बताओ देहरादून जेल की उस कोठरी में नेहरू जी लगभग कितने महीने रहे? देहरादून जेल की उस कोठरी में नेहरू जी लगभग 14.5 महीना रहे। और नेहरू जी जेल में क्या क्या चीजें पहचानने लगे थे? नेहरू जी जेल में सफ़ेद दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु को पहचानने लगे थे। जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण नेहरू जी किसके अधिक निकट होते चले गए? जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण नेहरू जी प्रकृति से अधिक निकट होते चले गए। अब किससे नेहरू जी को निरंतर युद्ध करना पड़ता था? खटमलों, मच्छरों, मक्खियों से नेहरू जी को निरंतर युद्ध करना पड़ता था। नेहरू जी को किसकी अटखेलियां देखने में बड़ा आनंद आता था? हाँ, नेहरू जी को गिलहरियों की अटखेलियां देखने में बड़ा आनंद आता था। अब बताओ नेहरू जी लखनऊ जेल में घंटों बैठे क्या करते थे? नेहरू जी लखनऊ जेल में घंटों बैठे पढ़ते लिखते थे। तो गिलहरियों के बच्चे पेड़ के टहनी से नीचे गिर जाने पर उनकी माताएं क्या करती थीं? तो गिलहरियों के बच्चे पेड़ के नीचे टहनी से गिर जाने के पर उनकी माताएं उनके पीछे दौड़ी हुई आती और उन्हें गेंद की तरह अपने मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती थी। अब बताओ नेहरू जी किस लिए चिंतित होने लगे? हाँ, नीचे गिरे गिलहरी के नन्हे नन्हे बच्चों को रात होने पर भी जब माँ गिलहरी लेने नहीं आई तब नेहरू जी चिंतित होने लगे थे। अब बोलो कौन गिलहरी के बच्चों को उठाकर नेहरू जी की कोठरी में ले आए? हाँ, कैदी गिलहरी के बच्चों को उठाकर नेहरू जी के कोठरी में ले आए। तो पांडे जी आते ही गिलहरी के बच्चों के बारे में क्या बोले? पांडे जी आते ही बोले कि गिलहरी के ये बच्चे बहुत ही छोटे हैं, न तो ये पत्ते चबा सकते हैं और न ही इन्हें रोटी का चूरा खिलाया जा सकता है, तो कैसे जीवित रखा जाएगा इन्हें?
अब बताओ, जेल में किनका पालन पोषण करना कठिन समस्या हो गई थी। जेल में गिलहरी के नन्हे नन्हे 3 बच्चों का पालन पोषण करना कठिन समस्या हो गई थी। गिलहरी के बच्चों के बारे में सब क्यों परेशान थे? हाँ, गिलहरी के बच्चे, ये बच्चों को जल्दी दूध न पिलाया गया तो वे बेचारे मर जाएंगे, इसलिए उनके बारे में सब परेशान थे। सुनो बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत बार जेल जाना पड़ा था। इसी समय भिन्न भिन्न जेलों में रहकर उन्हें जीव जंतुओं के बारे में जो अनुभव मिला, उसका एक विवरण इस पाठ में प्रस्तुत किया है उन्होंने। पंडित नेहरू देहरादून जेल में प्राय 14.5 महीना रहे और इतने लंबे समय तक वहां रहने के कारण उनको देहरादून जेल अपना घर जैसा लगने लगा। वे दीवारों, छत, कड़ियों के प्रत्येक अंश को पहचानने लगे थे, उनसे परिचित हो गए थे। उनको पहले लगता था कि उनकी कोठरी बिल्कुल उजड़ी हुई है, पर ध्यान से देखने पर पता चला कि उनका आंगन सूना नहीं है। वहां तरह तरह के कीड़े मकोड़े रहते थे। उनमें से कोई रेंगता था तो कोई फिसल कर चलता था। कई उड़ने वाले कीड़े भी थे। नेहरू जी और ये कीड़े मकोड़े कोई किसी को नहीं छेड़ते थे। हाँ, खटमल, मच्छर और मक्खियां उन्हें परेशान करते थे। और उसके बाद लखनऊ जेल के बारे में लिख के कहते हैं कि लखनऊ जेल में पेड़ों पर गिलहरियां रहती थीं। ये बड़े मजे में तेजी से भागती थीं। लगता था वे एक दूसरे से आगे निकल जाने का खेल खेल रहे हों। पंडित नेहरू के निश्चल होकर पढ़ते लिखते समय एक गिलहरी बिना किसी भय से आकर उनकी गोद में बैठ जाती थी। ध्यान से उन्हें देखती थी। लगता था उसने अनुभव किया कि लेखक पेड़ नहीं है। लेखक के जरा सा हिल जाने से वह भय से भाग जाती थी। जब गिलहरियों के छोटे बच्चे पेड़ों से नीचे गिर जाते थे, तब माताएं दौड़ आती हैं और उन्हें गेंद की तरह गोल करके मुंह में दबाकर ले जाती थी। कभी कभी बच्चे खो भी जाते थे। लेखक के एक मित्र 3 ऐसे खोए हुए बच्चों को अपने पास रखा था। एक बार गिलहरी के 3 बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे, नीचे गिर पड़े थे। सब कैदी इन्हें जीवित रहने के लिए चिंतित थे। लेखक ने कैदियों से कहा कि इन्हें छोड़कर हम दूर जाकर बरामद में बैठकर देखेंगे कि कब इनकी मां गिलहरी आकर इन्हें उठा लेती है। पर धीरे धीरे रात होने लगी, लेकिन मां गिलहरी नहीं आई। लेखक चिंतित हो उठे। दूसरे कैदी इन बच्चों को लेखक के कमरे में ले आए। उनके एक साथी पांडे ने चिंता व्यक्त की कि बच्चे पत्ता चबा नहीं सकेंगे या रोटी भी का चूरा भी नहीं खा सकेंगे। तो दूसरे ने कहा, एक सुझाव दिया कि बोतल से दूध पिलाने का सुझाव अच्छा होगा। पर वहां बोतल न थी, न वे बोतल से दूध पीने के लायक भी थे। लेखक की दृष्टि स्याही भरने वाली नली पर पड़ी। उनके सुझाव से उसी में दूध भरकर बच्चों को पिलाने का प्रयास किया गया, पर बच्चे मुंह न खोल पाते थे, न पिलाने वाले नली को स्थिर रख पाते थे। इसलिए दूध कभी उनकी नाक पर तो कभी जमीन पर गिरता था। सभी परेशान हो गए। तभी जेलर राम प्रसाद जी का एक सुझाव आया दिमाग में। वे वहां से चले गए और कुछ समय पश्चात रुई लेकर के आए। तो क्या किया गया, नली में दूध डाला, नली की चारों ओर रुई लपेटी। अब दूध से रुई गीली हो गई। एक बच्चा गीली रुई से दूध चूसने लगा। बाकी 2 बच्चों को इस तरीके से दूध पिलाया गया। अब ये गिलहरी के बच्चे सबके प्यारे बन गए। तो इस प्रकार आज के का विषय नहीं हम समाप्त करते हैं।
आगे कई जेलों में क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ जेलों में क्या क्या होता है, इसके बारे में अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।